बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब्दुल मुइस, अब्दुल्ला हुसैन खान, आयशा अब्दुल करीम, अलीशा शहजाद, अलिशबा फैसल, आमना आमना 12505, अनुषा अमीर अली, अरीबा फातिमा, अरीबा नौमान, अरीशा सुहेल, अशना असलम, आयशा आमिर खान। आयशा आमिर खान क्या नाम है? अनीशा शहजाद, अलीशा शहजाद, अलीशा, अशना असलम, अरीशा सुहेल, आयशा आमिर खान, आयशा असद, आयशा नदीम, आयशा उवैस, बेनज़ीर, बिस्मा उस्मानी, बुशरा सलीम, ईमान अहमद, फातिमा हसन, फातिमा ज़हरा खान, फातिमा ज़हरा, फिज़ा इमरान, फिज़ा शेख, फिज़ा अयूब, हाइद रज़ा, हलीमा, हानिया, हसान अहमद, हुंजा बतूल जैदी, इकरा आबिद, इकरा अस्मी, इकरा नदीम, माहीम, मारिया, मसरूर अहमद, महक रानी, मिशाल अमीन, मोहसिन, मोहम्मद अली नवाज खान, मोहम्मद अजलान, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सुमीत, मोहम्मद सुनैन अमीन, मुजना सगीर, पलक, राबिया शेख, रिजा अली खान, सबा, सम्मान असलम, समरीन अहमद, मुझे पता नहीं है अभी, सना तारिक, देख लेते हैं अभी, रुक जाओ। सना तारिक, संजना ओद, सारा सुहेल, सुवैबा मोहम्मद, सैयद अहसन नईम, सैयद मोहम्मद हसन अस्करी, सैयद ईमान उवैस, सैयदा जोहब कमाल, ताहा खान, उनैजा सिद्दीकी, उरूसा, यशाल तारिक, युसरा याकूब, जैनब, जैनब अली और जैनब होनी है, जारा शेख, जोहा काजिम, जोया शहरियार, क्या नाम? जोया शहरियार, अब्दुल मुइस, लिया था सबसे पहले आपका नाम। अटेंडेंस लगा के कहाँ जा रहे हो? तो यही तो कह रहा हूँ, लगा के कहाँ जा रहे हो? तो पहले होकर आना था ना अल्लाह के वहाँ। अच्छा भाई, अब एक काम ये कर लें, सबसे पहले एक्टिविटी के अपने मोबाइल जो है ना, इस रो वाले आगे यहाँ रख दें, उस रो वाले वहां रख दें। अपने सेल फोन, ये जो होता है ना मोबाइल, इसको कहते हैं, ये जो होता है ये वाला, जैसा भी इस टाइप का है ना, तो वो आगे यहाँ रख दें, यहाँ वाले, क्या नाम है? बुशरा सलीम। और उस तरफ वाले वहां आगे रख दें। साइलेंट करके रखिएगा, वाइब्रेट या उसमें आवाज रिंग ना हो, साइलेंट करें और आगे रख दें। कोई नहीं उठाएगा, वहीं रख दे, कैमरा लगा हुआ है। जल्दी जल्दी कर ले भाई।
जल्दी से रख लें। हाँ हाँ बैठे, जो मैं कह रहा हूँ वो तो करें, मोबाइल आगे रखें बंद करके। सब कुछ लग जाएगा। आप एक काम ये करना होगा, आप अटेंडेंस शीट लेकर आ जाए। कहाँ से? वहीं आपके हेड डेस्क पे ना, जब आप वहाँ नीचे से नीचे जाते हैं ना तो सीधे हाथ पर ही जो है सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले ही बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे। ईडीपी? हाँ ईडीपी कहलाता है ये, AIFD वालों का जो है, फैशन डिजाइनिंग वालों का। हाँ वहाँ ना मेन पर ही ना इमरान अशरफ के नाम से ना पाकिस्तान स्टडीज की 2 क्लासेस की अटेंडेंस होगी, वो दोनों बस लेकर आ जाए। रख दिया भाई सबने? कोई ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट जिसने नहीं रखा मोबाइल आगे? अब तक मोबाइल नहीं रखा उन्होंने आगे? सबने रख दिया? हो गया भाई, सबने मोबाइल रख दिया आगे? हाँ समझ गए ना। अच्छा भाई, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो हमने आपसे उम्मीद रखी थी वो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ आई कि आपको बहुत अच्छे नंबर लेने चाहिए थे। हमने इम्पोर्टेंट भी बताए काफ़ी चीज़ें, तो उस वजह से अब ज़रा हम सेमेस्टर में ना तगड़े होकर चलेंगे। इस वजह से अब ये आप अपनी आदत बना लें कि जब भी क्लास में आए, चाहे ब्रेक के बाद ना, ब्रेक होगा तो आप मोबाइल ले जा सकते हैं 10-15 मिनट जितना भी है, फिर आए तो वापस वहीं रख दें। मोबाइल से जितना आप दूर रहेंगे इंशाल्लाह आपको आधे सेमेस्टर में फ़ायदा होगा। फाइनल तक हम यही रूटीन रखेंगे, ठीक है ना, ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। सर एक बात ये है कि आपने जो लास्ट टाइम में हमें PDF सेंड किया था क्लासेस पर और डिफिकल्टीज, वो तो आपने यही उसके ऊपर वाला दिया आपने, तो वो भी सेंड किया था? वो तो हमने आपको तमाम स्लाइड्स दे दी थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि बस ये इम्पोर्टेंट है इसी में से ही आएगा। इम्पोर्टेंट तो हमने क्लास में बता दिए थे ऑलरेडी, हमने डिस्कस कर लिए थे क्लास में। हाँ अभी मैं आपको पेपर डिस्कस करूंगा ना, फिर आप जाइएगा अपने आइडिया पे, दिमाग पे। आपको हैरानगी होगी कि आपने कितना ब्लेंडर कर दिया। अभी देखिएगा, मैं आपको पेपर डिस्कस करता हूँ ना, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि कितना हलवा था ये पेपर कितना हलवा था। अभी करते हैं डिस्कस इसको इंशाल्लाह। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेक्शन डी के लिए आए, दोनों ले आते ना, 2 दें, एक था ये। वैसे आप लोगों की क्लास का नहीं है। अबीर, आतिफ, अदीब, अब्बास, एमन, ये इसी क्लास के स्टूडेंट। देखो हाँ ना, वो सी होगा, मैंने इसलिए तो कहा दोनों लाने। अच्छा भाई, अब देखो, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सरकारी निज़ाम और यहाँ के कवानीन पाकिस्तान। गवर्नमेंट एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार और उसकी अक़साम, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं गवर्नमेंट की ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ये इधर तो हम पाकिस्तान की खुसूसन बात कर लेंगे, लेकिन हम ओवरऑल देखेंगे कि कितने गवर्नमेंटल सिस्टम होते हैं पूरी दुनिया में। गवर्नमेंट सिस्टम एंड सेटअप्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम है
ठीक है, सरकारी निज़ाम और एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम जो है वो। प्रेसिडेंशियल फंक्शनल सिस्टम जो है, जो हमारा सदारती निज़ाम कहलाता है। प्राइम मिनिस्टर फंक्शन जो हमारा वजारती यानी वजीर आजम का निज़ाम है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कवानीन बनने और ख़त्म करने, अमेंडमेंट करने, चेंजिंग करने, वो सारा कुछ जो निज़ाम है, सिस्टम है, उस पर यहाँ पर इंशाल्लाह बात करेंगे। चले भाई, अब वो लास्ट वाली लड़की यहाँ से पढ़ना शुरू करें। नजर आ रहा है सही आपको? डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट जी। Government is a system of social control under which they wish to make laws and the right to enforce them। क्या मतलब, गवर्नमेंट का काम सबसे पहले ये होता है, सरकार जब भी बनती है या बनाई जाती है तो वो मुआशरे के अंदर चंद कवानीन खुद बनाती है। ऐसे कवानीन जिन पर इन्फोर्स भी करती है, सख्ती भी करती है उनको फॉलो कराने के अंदर, और वो फॉलो कराना भी उसी की जिम्मेदारी होती है। अच्छा जी, माजरत यार, आपको इतना चक्कर लगवा दिए तो। समझ आ गई ये वाली पॉइंट की बात? चले नेक्स्ट स्लाइड का है। चले, कौन पढ़ेगा आगे, किसका नंबर है? चले जी, देयर आर। हाँ, हमारी दुनिया में क्या है, बहुत सारे गवर्नमेंटल सिस्टम है, ठीक है ना। चले उनके साथ वाले, हाँ बताएं, कौन सी अक़साम आप जानते हैं गवर्नमेंट की? कोई एक टाइप बता दें। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, आप ही से तो पूछ रहा हूं, आप पाकिस्तान में ही रह रहे हैं ना? हाँ, पाकिस्तान में ही रहते हैं ना? हाँ जी, नहीं वो गलत बता रहा, उसकी नहीं सुनो। अच्छा चलो नेक्स्ट, ये आगे वाली कोने वाली लड़की, आगे कोने वाली लड़की पढ़े। बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया में देखा जाए तो तीन बड़े सिस्टम हैं जो आपको छह बड़े सिस्टम हैं गवर्नमेंटल जो आपको नजर आएंगे। ऐसे 6 बड़े सरकारी निज़ाम हैं जो आपको दुनिया में देखने में नजर आएंगे। मोस्ट कॉमन अराउंड द वर्ल्ड, मोस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर सम वेरिएशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। थोड़ा बहुत उनमें इख्तिलाफ है, आपस के अंदर डिफरेंशिएट है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, नेक्स्ट लड़की आप पढ़े, सारे नाम पढ़े, आप सुने गौर से, ये इतने सारे सिस्टम है देखें दुनिया में। आवाज से पढ़े, आवाज आए। क्या दिख क्यों नहीं रहा भाई? डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ओलिगार्ची, एस्ट्रोक्रेसी, मोनार्की, थियोक्रेसी, कॉलोनियलिज्म और टोटलिटेरियनिज्म, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। ये तमाम टाइप्स हैं जो दुनिया में इस वक्त यानी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं किसी ना किसी जमाने के अंदर। समझ आ गई? अब चलें नेक्स्ट लड़की। हाँ, यही पढ़ना है ना, और कितना आगे का पढ़ेंगे आप? हैं आगे आगे पढ़ लो, आगे आ जाओ। ऑथोरिटेरियन, ये एक सिस्टम की बात हो रही है। फर्स्ट सिस्टम जो हमारे पास है ऑथोरिटेरियन।
अरे नहीं आ रहा हो तो बस ऐसे मुंह को घुमाओ और कहीं से भी ऐसे ही सीखता है भाई, बच्चा भी उल्टा सीधा बोल के तो सीखता है। हम हाँ हाँ सही है। While this seems pretty cut and dried, it's anything but अरे घुमाओ बस, क्या कहां पर? Giants aren't always easy to recognize. They might still hold. सही है सही है, चलें। इंक्लूडिंग के आगे भी तो है। कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड फैसिज्म। ठीक है, बैठ जाओ। देखो यहां पर बात हो रही है फर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंटल सिस्टम वर्ल्ड वाइड, ऑटोरिटेरियन। ठीक है, ऑथोरिटेरियन। ये आमराना हुकूमत होती है, यानी कि सख्ती वाली। आमिर से इसका लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी कि हुक्म चलाने वाली सरकार। ये मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाता है इसमें। आमराना हुकूमतों ने आम तौर पर जबरदस्ती अपना निज़ाम जो है वो चला है, कंट्रोल किया है। अगरचे ये काफी खराब निज़ाम होता है, जाहिर है हर एक के एतबार से हर बंदे की तबीयत अलग होती है और उसके ऊपर जो है अपना हुक्म लगाना ये गलत हो जाता है। बाज लोग हर किस्म के हुक्म को तस्लीम नहीं करते। लेकिन ये कुछ भी हो, आमराना हुकूमतों को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। उनके पास अब भी बहुत से इंतखाबात मौजूद होते हैं, उनके पास हुकूमत की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स मौजूद होती हैं, लेकिन इक़्तिदार सिर्फ एक छोटे ग्रुप का होता है। ये कहा जा सकता है कि आमराना हुकूमत बादशाही हुकूमत से बहुत करीब करीब तर होती है। इसमें होता क्या है कि एक ग्रुप इस तरीके का होता है जिसको पाकिस्तान में मैं अल्फाज आसान करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उस ग्रुप को कहा जाता है कि ये खलाई मखलूक है, या ये कोई ऐसी जो है वो ताकत है जो पीछे से डोरे खींच रही होती है और मुल्क की रियासत की हुकूमत को जो है कंट्रोल कर रही होती है, चला रही होती है। एस्टेब्लिशमेंट भी उसको एक लफ्ज कहा जा रहा होता है। तो ये आमराना हुकूमत जो जबरी हुकूमत होती है जबरदस्ती की, ये एक टाइप है सरकारी निज़ाम का कि जिसके जरिए से क्या होता है। किसका बज रहा है? मैंने कहा था बंद करके रखना। देखो कौन सा है, ये वाला है। देखो जल्दी आओ। ये दो उनको यार। तो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जबरी हुकूमत राइज की जाती है और अपने अहकामात, अपने हुक्म जो है मनवाए जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखो, आगे पढ़ो कौन है। ये ऑथोरिटेरियन सिस्टम, गवर्नमेंटल सिस्टम जो है, इसकी एक एग्जाम्पल मिलती जुलती सऊदी अरेबिया के अंदर देखी जा सकती है। वली अहद मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज, ये इनके मातहत इस तरीके की हुकूमत चल रही है। एक आमराना रियासत है, उसके साथ साथ वहां पर बादशाहत भी है। वो बादशाही निज़ाम के अंदर इस निज़ाम को लेकर चल रहे हैं।
तमाम ताकत जो है वो उनके हाथ में है। वो एक शाही खानदान है जो अपने ही अफराद को, अपने ही खानदान के लोगों को तमाम अच्छे ओहदों से नवाजते हैं और उस तरीके के ओहदों को वो अपने शाही खानदान से बाहर नहीं जाने देते। और उनके अपने लोग इस खानदान के जितने भी वजीर होते हैं या मुशीर होते हैं या बड़े ओहदों के ऊपर फाइज होते हैं, वो इन्हीं को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। 20वीं सदी में देखा जाए तो अर्जेंटाइन के सदर जुआन पेरोन के तहत भी वो उनका अर्जेंटाइन जो है वो आमराना निज़ाम के अंदर चेंज हो गया था। पेरोन ने 1943 से 1946 के दरमियान बहुत से ऐसे काम किए जिसमें दो बड़े मामला थे कि ज़्यादातर उसने इशाअतों को बंद किया और दूसरा उसने हिज़्ब इख्तिलाफ के 100 से ज़्यादा अरकान को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनवाया, हत्ता कि कत्ल करवाया, जिसकी वजह से उसने ये ऑथोरिटेरियन हुकूमत पे कब्जा किया। फिर वो अपने ख़ानदान के अंदर ही उसने तमाम ओहदों को तकसीम भी किया। एक अरसे तक, ये चंद सालों तक जो है वहाँ पर भी ये आमराना निज़ाम चलता रहा। उसके बाद 1955 में उनको जब जिला वतन किया गया तो उसका फिर खात्मा हुआ। जब ह्यूगो शावेज 1999 में वेनेज़ुएला के सदर बने तो मुल्क में जमहूरी सोशलिज्म और सदारती हुकूमत नाफिज की। ये मामला फिर तब चेंज किया गया, वरना वहां पर भी आमराना हुकूमत नाफिज थी। आमराना हुकूमत क्या है कि अपने एक खानदान, अपने ही लोगों को जो है, एक रईस खानदान होता है तो वो अपने ही अहकामात चलाता है, पूरी रियासत को कंट्रोल करता है अपने पैसे की बदौलत के ऊपर, ठीक है ना, चूंकि वो अमीर ज़ादे होते हैं। इस बुनियाद पर सेकंड सिस्टम हमारे पास है डेमोक्रेसी। किसका नंबर है पढ़ने का? कौन था? हाँ जी, चले पढ़ लो, आगे आ जाओ। डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है 77 सालों से, यही कंटिन्यूसली चल रही है। इसी ने बुरा हाल किया पाकिस्तान का। चले भाई, जमहूरियत, डेमोक्रेसी मीन्स जमहूरियत। जमहूरियत क्या मतलब? जमहूरियत पाकिस्तान क्यों कहते हैं हम? जमहूर किसको कहा जाता है? ज्यादा अवाम को, अक्सरियत जिसको आप मेजोरिटी भी कहते हैं। पीपल ऑफ मेजोरिटी एक माइनॉरिटी है, कम तादाद वाले लोग और ज्यादा तादाद वाले लोग। जो ज्यादा तादाद के अंदर होंगे तो उनको डेमोक्रेस कहा जाएगा, यानी कि मुल्क की रियासत, हुकूमत को, पूरे निज़ाम को उन ज्यादा आवाम के फैसले के मुताबिक चलाया जाएगा। ज्यादा लोग जो बात कहेंगे उसके मुताबिक गवर्नमेंटल सिस्टम को चलाया जाएगा, रन किया जाएगा। यानी कि इसकी मिसाल यूं है कि पाकिस्तान में अगर 30 करोड़ आवाम है, एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे 30 करोड़ आवाम अगर ये चाहती है कि भाई जो है फलाना शख्स है, इसको वजीर आजम बनाना चाहिए, फलाना शख्स है उसको सदर बना देना चाहिए, हम उसको वोट दे देते हैं। जैसे हमारे यहाँ वोटिंग सिस्टम होता है जमहूरी निज़ाम को कायम करने के लिए, तो जिसको वो बनाना चाहते हैं तो उसी को फिर बना दिया जाए, और उसको वो लोग बनाएंगे इसीलिए कि वो आवाम के मसाइल को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, फिर वो मुल्क को, रियासत को ज्यादा अच्छे से चलाएगा, इसीलिए वो सब उसके हक में वोट देते हैं। वोटिंग सिस्टम चलता है। लेकिन
ये डेमोक्रेसी भी निज़ाम जो है ना, ये इस्लाम के खिलाफ है। इसीलिए आपने देख लिया 77 साल से पाकिस्तान जो बन चुका है, यहाँ पर डेमोक्रेसी चल रही है। एक दूसरा निज़ाम बाज दफ़ा डिक्टेटरशिप का, वो दूसरा आया भी है मिलिट्री का। तो लेकिन तमाम निज़ाम हम सिस्टम आजमा चुके हैं और फिर भी पाकिस्तान में जो हालात हुए हैं वो आपके सामने है। तो जमहूरी निज़ाम एंटी इस्लाम है। उसकी वजह क्या है कि इसमें हर एक का वोट क्या है, इक्वल है। हालांकि इक्वल होना ही नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एक मिसाल कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, ये सब स्टूडेंट्स अपने वालिद से ज्यादा आला तो नहीं है ना, अपने वालिद से इनका ज्यादा मर्तबा तो ऊंचा नहीं है ना उनके इक्वल है। अपने वालिदैन से आप मर्तबे में हर चीज में नीचे हैं, तभी तो वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके वालिदैन हैं। लेकिन जमहूरी निज़ाम क्या कह रहा है, आपके वालिद भी बराबर हैं, आपके दादा भी आपके बराबर हैं, आपके परदादा भी सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं। ये बात कहने में तो अच्छी लग रही है लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपके वालिदैन आपके बराबर भी नहीं आ सकते, वो आपसे बहुत ऊपर है होते हैं। उनका मर्तबा, उनकी समझ, उनकी बुर्दबारी, उनका एक्सपीरियंस, हर चीज आपसे बहुत ज्यादा होती है। तो इसी तरह अगर एक मुफ्ती आजम पाकिस्तान है जो बहुत इल्म वाला शख्स होता है, या एक डॉक्टर कदीर खान साहब हैं जिन्होंने एटम बम बनाया, वो और मैं या आप बराबर हो सकते हैं? नहीं। उनका एक्सपीरियंस अपनी लाइन में बहुत ज्यादा है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान का एक्सपीरियंस अपनी लाइन के अंदर बहुत ज्यादा है। एक टीचर उस्ताद का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, तालिब इल्म का उसके मुकाबले में कम होता है। लेकिन वोट क्या कहता है कि सब इक्वल है। एक स्वीपर का भी वोट, नहीं ना, इक्वल राइट नहीं होगा। इक्वल राइट, मैं वही तो समझाने जा रहा हूं, वही पॉइंट तो बता रहा हूं कि आप इक्वल राइट अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप और बकिया सब लोग बैलेंस करते हैं, एक बराबर है, आप सबका वजन बराबर है। यानी कि एक स्वीपर जो है उसकी भी वही औकात है जो आपकी है। बात समझ रहे हैं? ज़हनी तौर पे इसको जरा अंडरस्टैंड करें कि जो मैं दलील की बात कर रहा हूं, इस्लाम इसको गलत क्यों कहता है। वो इस चीज में बराबर थोड़ी है। देखें, वो हुकूक के अंदर, राइट्स के अंदर बराबर है कि जितना राइट एक आपके वालिद का उतना आपका भी है हक के अंदर। लेकिन ये जहां पर आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना, उधर इक्वलिटी नहीं होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है क्योंकि आपकी समझ उतनी हो नहीं सकती जितनी आपके वालिद की समझ है या एक मुफ्ती आजम की समझ है। हाँ, ऐसा नहीं होता। सुने, बात सुने पूरा पहले, फिर आपको समझ आ जाएगी पॉइंट की बात। तो इसमें मसला क्या है भाई, मोबाइल आगे रखना है, वहां मोबाइल वहां रख दें तो आपको पॉइंट फिर समझ आएगा ना। डेमोक्रेसी भी हम समझ रहे हैं ना। तो डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी बुराई क्या है कि इधर सब इक्वल है, और ये इक्वलिटी असल में बुनियादी तौर पर गलत है। क्योंकि देखें, ये बात बहुत आसान है समझना कि जो एक आलिम हो उसका जो फैसला है ना, उसका जो मर्तबा है वो अलग है, और जो एक शागिर्द है, स्टूडेंट है या बच्चा है, उसका फैसला अलग है। एक 18 साल का बच्चा है, वोट तो वो भी डाल सकता है, और एक जो वो 100 साल के बुजुर्ग हैं जिनका अपना तजुर्बा है, वोट वो भी डालेंगे। लेकिन दोनों का वोट क्या होगा? इक्वल। और ये भी कंडीशन हो सकती है कि आप फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे 100 लोग हैं, यहां पर 2 लोग हुकूमत बनाने के लिए खड़े हुए मध्य मुकाबिल हैं। आप में 100 लोगों में से 49 लोगों ने जो है, स्टूडेंट्स ने एक अच्छे बंदे को वोट किया, और 51 स्टूडेंट ने जो है वो एक बुरे शख्स को वोट कर दिया। तो जीत कौन गया?
51 वोट वाला, 51 वोट वाला क्या हो गया, वो बुरा शख्स था, वो जीत गया। आप अच्छे शख्स को नहीं जिता सके, 49 अच्छे लोग भी, वो एक बंदे ने जो एक वोट गलत दिया, अब वो चाहे स्टूडेंट था, स्वीपर था, कोई भी था, लेकिन उसने उन अच्छे 49 लोगों को क्या कर दिया। बात समझ आई? ये नुकसान किस वजह से हुआ कि आपने हर एक को इक्वल वोट की हैसियत दे दी। हालांकि हर एक का अपना मर्तबा अलग अलग होता है। एक समझ, अच्छा, इस्लाम शरीयत ने इसलिए डेमोक्रेसी को जो है ना मना किया है। जमहूरियत समझाने में, दिखाने में बहुत अच्छी है, लेकिन ये नुकसानदेह। अगर ये वाकई अच्छी होती तो पाकिस्तान अभी पता नहीं कहां पहुंच चुका होता। पाकिस्तान में तो शुरू से, स्टार्ट से डेमोक्रेसी चल रही है। डेमोक्रेसी की भी सेकंड टाइप जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो दुनिया में ज्यादातर आम है, ये पाकिस्तान में भी है। लेकिन क्या इस निजाम ने पाकिस्तान को अच्छा बना दिया? ये खराब क्यों हुआ? क्योंकि देखिए उसकी वजह है कि हमें बनाने वाले कौन है? अल्लाह है। और हमें चलाने का निजाम भी फिर कौन देंगे? बताओ भाई, इंसान देंगे या अल्लाह देंगे? अल्लाह ही देंगे। ये तो अंग्रेज का बनाया हुआ निजाम है, और हमारे अल्लाह का बनाया हुआ निजाम क्या है? हाँ, खिलाफत का निजाम है। इन सब सिस्टम्स के ऊपर सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है? खिलाफत का। और खिलाफत के अंदर वो तो देखें, हम पहले उसको पढ़ें, सीखे तो सही, होती क्या है। इंप्लीमेंट तो हम बाद में करें, एक चीज को पहले हम पूरा उस चैप्टर को पढ़ के समझे तो सही कि उसमें होता क्या क्या है, फिर इंप्लीमेंट की बात आएगी ना। जब तक अभी तक हमें उस चीज की नॉलेज ही नहीं है तो हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? पहले तो ये समझो कि भाई फिर खिलाफत नाफिज कैसे होती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बन गए। कैसे बने थे ये बताएं, पता है किसी को कैसे खलीफा बने? इलेक्शन हुआ था कोई? इलेक्शन तो नहीं हुआ। और खिलाफत के लिए इलेक्शन, हाँ, तो इतना आसान है देखें खलीफा बनना कि हर सहाबी ने, बड़े बड़े किबार सहाबा जो थे ना, उसका क्राइटेरिया यही था। और अब भी यही है, क़यामत तक यही रहेगा कि जितने वक्त के दीन का इल्म ज्यादा रखने वाले लोग होंगे वो इस बात का फैसला करेंगे कि भाई इस बंदे को खलीफा बना देना चाहिए। नहीं, उनके अपने जमाने में कोई इख्तिलाफ नहीं था और कई सदियों तक कोई इख्तिलाफ नहीं था। ये आज के जमाने में गलत इख्तिलाफात उठाए गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद अबू बकर के हाथ पर हाथ रखकर बैत करी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर हाथ रखकर बैत करी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर हाथ रखा और बैत करी। और खुद जो है वो हजरत बड़े बड़े सहाबा उस वक्त जो दूसरे मौजूद थे, सब ने आकर अबू बकर के हाथ पे हाथ रखा और बैत करी और कहा कि आप हमारे खलीफा हैं। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दलील क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में साबित करके दिखाकर गए थे कि अपनी मौजूदगी में आपने, सहाबा आए, या रसूलुल्लाह नमाज का वक्त हो गया, आप बहुत बीमार थे उस वक्त, तो आपने कहा अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ाएं। तो सहाबा फिर गए, फिर आए कि वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है, या रसूलुल्लाह उनको बोल दें। कहा नहीं, अबू बकर को कहो। 3 दफा ऐसा हुआ तो फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे खड़े होकर आपने सबको नमाज पढ़ाई। बस ये इस बात की दलील थी कि रसूल के बाद इन्हीं का मर्तबा है। खुद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में उनको आगे खड़ा करा अपने। तो ये इस बात की सबसे खुली वाज़ेह दलील थी। और रसूल जानते थे वाकई। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी तलवार निकाल ली थी। हजरत अली भी होश में नहीं थे उस वक्त, उमर जैसा होश में नहीं थे। और उस वक्त अबू बकर पूरे होश में थे, होश और हवास में। उन्होंने अल्लाह का कलाम पढ़ के सबको सलूशन दे दिया कि भाई अगर जिसका खुदा मोहम्मद था तो वो समझ ले कि उसका खुदा मर गया,
और जिसका खुदा अल्लाह है तो वो समझ ले कि अल्लाह तो मौजूद है, अल्लाह तो नहीं मरता, नाउजुबिल्ला। तो सब सहाबा होश में आ गए। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हाथ पे बैत करी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि खिलाफत है मुसलमानों का और सब इंसानों का असल सिस्टम। अगर उस खिलाफत के ऊपर हम आ जाएं किसी भी तरह, जिसमें चुनाव बहुत आसान होता है, वक्त के उलमा जो होते हैं मुस्तनद ये तय करते हैं कि भाई किसको खलीफा मुकर्रर करना चाहिए, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, बहुत आसान होती हैं कि वो इल्म दीन में सबसे आला हो। टैक्स तो मुसलमान पर होता ही नहीं है मुसलमान से टैक्स लेना हराम है। टैक्स को अरबी में जिजिया कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिजिया और जन्नार जो पट्टा होता है ये दोनों गैर मुस्लिम के लिए है, मुसलमान के लिए सिर्फ ज़कात है बस। जो रियासत मुसलमान से टैक्स ले रही है इसको कल को अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने मुसलमानों से टैक्स किस मद में लिया, जब मेरे कुरान ने इन पे टैक्स ही नहीं रखा। मेरे कुरान ने, शरीयत ने, हदीस ने, रसूल ने, सब ने ये टैक्स तो गैर मुस्लिम पे रखा था, तुमने मुसलमान के ऊपर कैसे लाजिम किया? अब जवाब दो, फेंटी पड़ेगी फिर जहन्नुम में। लेकिन हम तो मजबूर हैं इस सिस्टम के तहत। लेकिन आपको असल बात पता होनी जरूरी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारे जहन में हमें गलत चीजों का आदी बना दिया गया है। सिस्टम में रखकर हम उन चीजों के आदी हो गए और हमें अपना असल इल्म भूल गया है। तो ये बात याद रखेंगे, मुसलमान के ऊपर टैक्स है ही नहीं। टैक्स एक जुर्माना होता है, मुसलमान के ऊपर किसी किस्म का कोई जुर्माना कोई भी नहीं लगा सकता, ये जुर्माना होता है। जन्नार एक अलामत होती है गैर मुस्लिम होने की, वो पट्टा पहनाया जाता है जैसे जानवर को पहनाया जाता है, गैर मुस्लिम को इसलिए पहनाया जाता है ताकि वो निशानी रहे, मुसलमानों को पता चले कि ये मुसलमान नहीं है। और ये टैक्स देकर, जिजिया देकर इधर उसके जो है ना फिर उसको हिफाजत, उसको सब चीजें दी जा रही हैं, वो सुकून से वक्त गुजार सकता है। तो मुसलमान के लिए नहीं है जी। टैक्स से ज्यादा अच्छा हमारे पास निजाम सिस्टम ज़कात का है, क्योंकि टैक्स तो चंद % है ना और ज़कात अनलिमिटेड है। सहाबा अपने माल की 100% पूरा माल भी ज़कात में दे देते थे। अक्सर सहाबा 90% ज़कात देते थे, यानी कि 1000 कमाया 900 रुपए ज़कात देते थे और 100 रुपए अपने पास रखते थे बस। तो टैक्स तो आप 1% तक लेंगे ना, जो नॉन फाइलर है उससे 22% लेंगे, जो फाइलर है उससे 11% लेंगे। तो ज़कात में तो ज्यादा माल आता है, लोग खुशी से देते हैं। ज़कात तो फर्ज है, 2.5% देना तो हर मालदार पे फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज है। और अगर वो नहीं देगा ज़कात तो फिर इस्लामी रियासत, खिलाफत, खलीफा जबरदस्ती उनसे फिर लेते हैं ये ज़कात। और ज़कात से बेहतरीन माल कोई नहीं है बरकत वाला। ये टैक्स की तो आफत है कि हम बेबरकती में जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान। बहरहाल, लेकिन असल इल्म आपको हासिल होना ये जरूरी है। पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होती है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये कि आपने नुमाइंदे, आपने एक जमात को वोट दिया, वो जीत गई। अब वो डायरेक्ट अपने ही लोगों को मुंतखब करती है, सेलेक्ट करती है, किसी को वो प्राइम मिनिस्टर बनाती है, किसी को वो प्रेसिडेंट बनाती है, किसी को क्या बनाती है, उसकी मर्जी है। और रिप्रेजेंटेटिव क्या होती है कि आपने एक जमात को वोट दिया, वो जीत गई। अब वो जरूरी नहीं है कि सारे लोग अपने ही मुंतखब करेगी हुकूमत के अंदर। जैसा कि आप पाकिस्तान में देखते भी हैं कि सदर साहब पीटीआई के थे और वजीर आजम जो है वो नून लीग के थे। और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में यही होता है। और वजीर आजम के पास इस सिस्टम में ज्यादा इख्तियारात होते हैं, जबकि यूएसए के अंदर, अमेरिका में जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो वहां पर प्रेसिडेंट के पास ज्यादा इख्तियारात होते हैं।
उसके पास ज्यादा पावर होती है। इसीलिए आप फर्क देखते हैं कि वहां सदर के ज्यादा इख्तियारात नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान में जो है वजीर आजम के, सदर के इधर इतने ज्यादा इख्तियारात होते ही नहीं है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जमात होती है। चले भाई, डिक्टेटरशिप किसका नंबर था आगे? हाँ जी पढ़े, आपका नंबर है, सेकंड रो वाली। मिलिट्री डिक्टेटरशिप, पर्सनलिस्ट डिक्टेटरशिप। हाँ, डिक्टेटरशिप क्या होती है, किसको पता है? वन मैन शो होता है। इसमें एक शख्स के हाथ में सारी ताकत होती है और वही अपनी मर्जी से जो है तमाम उसूल बना रहा होता है, सारे कवानीन बना रहा होता है और इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। ये डिक्टेटरशिप डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जैसा मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो सकती है, फौजी आमरियत जिसको कहा जाता है। दूसरे नंबर पे किसी की जाती एतबार से भी हो सकती है कि वो इतना बिलियनियर है, पूरा मुल्क खड़े खड़े खरीद ले। सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप भी हो सकती है, कोई ऐसी जमात है जो असर रसूख ज्यादा रखती है तो वो अपना वन मैन शो चला देती है, वो पे पूरी रियासत पे होल्ड कर लेती है और अपनी मर्जी से कवानीन भी बनाती है और अपनी मर्जी से ही मुल्क को चलाती भी है। भाई इतने सारे स्टूडेंट्स को नींद क्यों आ रही है? डिक्टेटरशिप की एग्जांपल ये तो जैसे वो मशहूर एक फौजी नहीं गुजरा जिसने बड़े लोग कत्ल भी किए थे, नाम मेरे जहन से नहीं आ रहा, हिटलर था। उसने डिक्टेटरशिप चला के दिखाई है, अकेले बंदे ने होल्ड किया था पूरे मुल्क पर। और इसका मुल्क कौन सा था? रशिया था इसका, हाँ जर्मनी था। तो जर्मनी के अंदर ये उसकी एग्जाम्पल जो है ना बहुत मशहूर हो चुकी है। नहीं, वो नॉर्थ कोरिया है, उसके अंदर है अभी, सब वही चला रही होती है निजाम। तो हो सकता है फिर उसकी एग्जाम्पल में ये पार्ट आ सकता है। मोनार्की नेक्स्ट नंबर किसका है? चले जी, मोनार्की सिस्टम क्या है? बादशाही निजाम, जिसमें आपको पता है कि नस्ल दर नस्ल जो है वो बादशाही निजाम कंटिन्यूसली रन करता है। मतलब कि एक खानदान है रॉयल जिसको आप कह सकते हैं, और उनके पास जो है क्योंकि असासे बहुत ज्यादा होते हैं तो बादशाहत का ताज भी उनके पास होता है, किंग होते हैं वो। अब उनमें अगर एक बादशाह मर गया, इंतकाल कर गया, तो पीछे उसका जो बेटा है उसको पहले से जो है वो बादशाह मिली हुई होती है, वो फिर उस सिस्टम को आगे रन करता है। तो ये एक रूलर सिस्टम है मोनार्की का, जो बादशाही निजाम के तहत चल रहा होता है। और रॉयल फैमिली जो है पैसे वाली, ये अपने कवानीन खुद बनाते हैं, अपनी सल्तनत अपनी रियाया को देखते हुए उसके मुताबिक जो है लेकर चलते हैं। हाँ, पुराना सिस्टम है और ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल अपोजिट है। डेमोक्रेसी में आवाम की, हाँ बिल्कुल, इसकी एग्जाम्पल आपको कहां पे नजर आती है?
नजर तो आती है बिल्कुल। हाँ चले, ओलिगार्ची। नेक्स्ट कौन है? चले, चलो भाई, वो पढ़ लिए हैं, जरा सुन लो। भाई ओलिगार्ची क्या सिस्टम है? इसमें डिफरेंट टाइप्स के लोग हो सकते हैं। हाँ, सिमिलर टू अ मोनार्की एंड ओलिगार्ची प्लेसेस पावर विद अ फ्यू पीपल और फैमिलीज। भाई बाज लोग ऐसे हैं या एक खानदान ऐसा है, उसके पास बादशाहत तो नहीं है, लेकिन यह है कि असर रसूख है। अब वो चंद कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं, किसी जमात के लोग ऐसे हैं जो इतने असर रसूख रखने वाले हैं, जिनके इतने ताल्लुकात हैं, अंदर तक वो दाखिल हैं किसी सिस्टम में, और वो होल्ड कर लेते हैं किसी रियासत पर, किसी मुल्क पर, किसी इलाके पर, और वो अपने निज़ाम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। या ऐसा कोई ख़ानदान है कि वो बहुत ज़्यादा असर रसूख रखने वाला है। इसी तरह ये बात हो सकती है मुख्तलिफ अंदाज से रूलिंग करने के लिए। वो जैसा कि यहाँ पर इन्होंने उसकी एग्जाम्पल्स दी हैं। जैसे फर्स्ट ये है कि प्लूटोक्रेसी, दौलतमंद लोग हैं, उन्होंने अपनी हुक्मरानी नाफिज कर ली। स्ट्रीटोक्रेसी, फौज है, वो अपना असर रसूख रखती है, हर मुल्क में आमतौर पे इस तरह होता है, वो अपनी हुक्मरानी कायम कर ले। और थियोक्रेसी, मजहब की हुक्मरानी। जाहिर है मजहब और दीन भी ऐसा ही होता है कि वो अगर बहुत ज़्यादा किसी जगह में, किसी इलाके में, किसी रियासत में फैल जाए और उसके असर रसूख रखने वाले लोग ताकत के अंदर आ जाएं, तो फिर उनको भी सिस्टम बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इस तरीके के वाकयात भी दुनिया में हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इब्तदा में जो मेहनत करी तो वो दीनी मेहनत ही थी, और वो ऐसा रंग लेकर आई कि फिर बड़े बड़े कबीले और किंगरे, यहूद और नसारा तक के भी वो हिल गए। अमेरिका जो आज हमें एक छोटी सी ताकत नजर आ रही है, इससे 1000 गुना ज्यादा बड़ी ताकत उस वक्त जो है मौजूद थी, कैसर व किसरा की शक्ल के अंदर। और कैसर व किसरा के पास वो खजाने थे जो कहा जाता है कि क़यामत तक ही शायद कोई वो खजाने इकट्ठे कर सके, जमा कर सके। यूं समझ लें कि वो एक कैसर व किसरा ऐसी ताकत थी, वो मैग्नेट थी, और उसके पास पूरी दुनिया की जितनी भी कीमती चीजें थी वो सब खींच कर आ गई थी। दुनिया को उन्होंने निचोड़ के अपने पास इकट्ठा कर लिया था, जमा कर लिया था। और ऐसी असर रसूख रखने वाली और मालो दौलत रखने वाली ये रियासत थी, क़यादत थी कैसर व किसरा की, कि उनके महलात में ही दाखिल होने को कोई सोच भी नहीं सकता था। बड़ा मुश्किल था। आज के अमेरिका को अगर आप 1000 दफा जमा कर लें तो उससे बड़ी ताकत उस वक्त क्या थी? कैसर व किसरा की थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बैटल ऑफ ट्रेंच, जो खुदाई की लड़ाई हुई थी, खंदक की लड़ाई, उसके अंदर कोदाल जब आपने मारी थी तो रोशनियां निकली। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या है? तो आपने फरमाया था कि मुझे अल्लाह ने इस नूर के अंदर दिखाया है कि तुम मेरे सहाबा कैसर व किसरा के कालीनों को अपने चीथड़ों में लिपटी हुई तलवारों से काटते हुए अंदर दाखिल हो रहे हो। तो सहाबा ने ये नहीं कहा था, या रसूल अल्लाह ये कैसे होगा? उन्होंने कहा बस आपने कहा है तो ऐसा होगा। और उस दिन जब नबी अलैहि सलाम के विसाल के बाद थोड़े अरसे बाद ही सहाबा वही अपने चीथड़ों से तलवारें निकाल के और उनके कालीनों को काटते हुए उनके महलात में जब दाखिल हो रहे थे, फतह हासिल हो गई थी, तो वो रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारे रसूल ने वाकई ये बात फरमाई थी और हमें उसी दिन इस बात पे यकीन आ गया था। और आज देखो हमने अपनी आंखों से देख भी लिया कि कैसर व किसरा की ताकत को हम मुसलमानों ने तोड़ के रख दिया। लेकिन ये कैसे हुआ?
उनके ईमानी जज्बे पर हुआ और दीन की बहुत ज्यादा फैल जाने से ये हुआ। उससे फिर उन्होंने आगे खिलाफत नाफिज की अबू बकर। हाँ, बैटल ऑफ ट्रेंच, गज़वे खंदक, बात समझ में आ गई। ये गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का निजाम जिस तरीके से 3 टाइप्स पर इस वक्त डिवाइड होकर चल रहा है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंटल सिस्टम है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी सिस्टम है। जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर बनाती है, फेडरल कैबिनेट उसके आगे बनता है, फिर मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स होते हैं। पार्लियामेंट जो है ये 3 चीजों पर जाती है, प्रेसिडेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली आगे प्रोविंशियल असेंबली पे डिवाइड होती है। जुडिशरी निजाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे जाता है, फेडरल, शरिया कोर्ट, प्रोविंसेस एंड हाई कोर्ट, मुहतसिब आला, और प्रोविंशियल एंड हाई कोर्ट जो है आगे सिटी कोर्ट्स पर डिवाइड हो जाता है, जो आप अपने शहरों के अंदर। मिनिस्ट्रीज देखो ना ऊपर वो लिखा हुआ तो है भाई, फेडरल कैबिनेट है, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। फिर उसके अंडर जो है, हाँ, तमाम मिनिस्ट्रीज इसी के अंडर आती हैं। लेकिन जो पावर्स हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस वक्त हासिल की हुई है ना, तो देखा जाए वो बरी जिम्मा है। लेकिन हाँ, क्यों नहीं है? उनका अपना कोर्ट है, अपना, हाँ, मिलिट्री कोर्ट है, उनका हर चीज अपनी है। डिफेंस मिनिस्ट्री तो हमारे इसी में आती है। मैं समझा आप आर्मी मिनिस्ट्री उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वो अलग है, वो अलग है। अच्छा जी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंडर जो है प्राइम मिनिस्टर भी आएगा और प्रेसिडेंट भी आएगा और फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज भी आएंगी। और इसके अंडर जो है वो मजलिस शूरा आती है, जिसमें उमूमी तौर पर देखा जाए तो मुस्तनद हजरात को रखा जाता है। नेशनल असेंबली भी इसके अंडर आएगी और सेनेट भी इसी के अंडर आएगा। 342 मेंबर्स हमारे नेशनल असेंबली के होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं, और 104 मेंबर्स सेनेट के होते हैं, अपर हाउस जिसको कहा जाता है, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर आपको पता है 5 साल के लिए सेलेक्ट होता है और प्रेसिडेंट 5 साल के लिए सेलेक्ट होता है। इनकी जो शराइत है वो आगे आ रही है। चले जी, पाकिस्तान इलेक्शन 2018 की एक एग्जांपल यहां पर दी है चंद पॉइंट समझाने के लिए। टोटल जो सीट्स हैं अब तो ये बढ़ गई क्योंकि डिविजन्स भी ज्यादा हो गए, उसके हिसाब से ये सारा कुछ डिपेंड करता है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। और अवामी तनासुब जो है वो काउंटेबल होता है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जरिए से, जिसको पीबीएस कहा जाता है, जो कि मर्दमशुमारी भी कराता है, शुमारियात का इदारा भी उसको कहा जाता है। वो तमाम पॉपुलेशन पूरे मुल्क की तनासुब निकालता है, उसके हिसाब से वो बताता है कि कितनी आवाम है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अगर सही रेशो देखा जाए तो जाहिर है अंदाजा करके जो है वो 30 करोड़ से ऊपर की ही आवाम है। लेकिन 2017 जो लास्ट जो इसका वो हुआ था, सेंसस हुआ, उसके अंदर जो है फिगर कम थी। देखा जाए कराची की ही आवाम जो है 5 करोड़ से ऊपर है, क्योंकि जब मोटरसाइकिलों का हिसाब किताब तनासुब निकाला गया था वो 4 करोड़ से ऊपर का था, सिर्फ मोटरसाइकिल है, जो कि आपको पता है कि एक हिसाब किताब रखती हैं, हर बंदे की अलग मोटरसाइकिल होती है। तो मर्द चलाते हैं, औरतें मोटरसाइकिलें 2017 में इतना नहीं चलाती थी, तो ये मर्दों का हिसाब, तो औरतें मर्दों से ज्यादा है। तो आप इसको डबल कर ले, यानी 8-9 करोड़ तक पहुंच रही थी बात। हो सकता है कराची ऐसा शहर भी है यहाँ बहुत से बाहर से भी लोग आ जाते हैं, हो सकता है 1 करोड़ बाइकें बाहर की हो जो इधर लेकर आ गए हो, फिर भी आप हिसाब लगा लें तो 3 करोड़ बाइक भी एक फिगर रखती है। 3 करोड़ अगर बाइकें हैं, मर्द हैं, उनमें से 2.5 करोड़ तो शादीशुदा होंगे ना, तो 2.5 करोड़ औरतें भी लगा लो, 5 करोड़ तो वही हो गए, बाकी 2.5 करोड़ ये और लगा लो, 7.5 करोड़ हो गए कराची का हिसाब किताब। बहरहाल 342 सीट्स हैं टोटल, 272 जनरल सीट्स हैं, जिसमें देखा जाए 10 माइनॉरिटीज की हैं जो गैर मुस्लिम है, तादाद में कम है, 60 जो है वो खवातीन की है। 4 प्रोविंसेस है,
आगे 39 खैबर पख्तूनख्वा की सीटें, 12 फाटक की, 3 इस्लामाबाद, 141 पंजाब की, 61 सिंध की और 16 जो है बलूचिस्तान की। और 141 जो है ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। रकबे के एतबार से भी देखा जाए पंजाब में ज्यादा आबादी दिखाई गई है, जबकि देखा जाए तो बलूचिस्तान जो है वो रकबे के एतबार से बड़ा है। लेकिन आप खुद सीटों का हिसाब और तनासुब देख सकते हैं। तो बहुत सी जगहों में बहरहाल नाइंसाफियां भी हैं, ये की गई हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, एक अंग्रेज का निज़ाम है, कोई खिलाफत का, हम मुसलमानों का अपना अल्लाह का निज़ाम तो हम चला नहीं रहे, तो ये तो होगा इस तरीके से, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बोथ द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली कैन इनिशिएट। इसमें एक बात समझ लो कि ये सेनेट आपका और नेशनल असेंबली जो है, जितने भी आपके फाइनेंशियल बिल्स होते हैं ना, उसके अलावा ये तमाम कवानीन और उनको बना भी रहे होते हैं, उनको आगे पास भी कर रहे होते हैं, फाइनलाइज तक भी पहुंचा रहे होते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। ये सारा तकरीबन इख्तियार इनको हासिल होता है। नेशनल असेंबली आपकी क्या होती है, जो कौमी असेंबली कहलाती है। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज द कंट्री सोवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी। इट्स नोन एज द लोअर हाउस ऑफ फेडरल पार्लियामेंट। ड्यूरेशन 5 ईयर्स है। Composition: the National Assembly is a democratically elected body consisting of a total of 342 members. ये मैंने आपको बता दिया, माइनॉरिटीज भी बता दी, बात हो गई। मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली आर नोन एज MNA, उनको मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली कहा जाता है। MNA जो बड़ा ठाट बाट से चल रहा होता है वो, लेकिन आपके ही वोट से ही जाहिर है सेलेक्ट होता है। सीट्स आर एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस डिपेंड्स ऑन इट्स पॉपुलेशन, वहां की पॉपुलेशन वाइज ये होता है। अभी पीपल्स पार्टी ने इधर कराची के भी ये इलाकों को अलग भी की है, केमाड़ी और एक और जो है, और वहां जो फिर सीटें निकली तो पहले से उन पे कब्जा भी हुआ था, अपने लोगों को उन्होंने सबको बिठा दिया, DC AC सारे अपने लोग हैं। सेनेट इज द अपर लेजिस्लेटिव ऑफ द बाइकैमरल लेजिस्लेटिव ऑफ पाकिस्तान एंड टुगेदर with the National Assembly makes up the Parliament of Pakistan. First commenced in 1973 and power established by the Article 59 of the Constitution of Pakistan. Duration 6 years. However, one half of its members retire every 3 years. 3 साल के बाद वो उनको रिटायर किया जाता है, वैसे मुद्दत 6 साल होती है। Composition 104 members. Each province has equivalent seats. सिंपल है, आसान है। किसका? Senate is the upper legislative of the bicameral. तो तुम ये बाइकैमरल की मीनिंग पूछ रहे हो, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। हाँ, नहीं समझ आई, इसको समझाओ जरा, इसको समझाओ। 2 हाउसेस विद इक्वल, भाई देखो, इसको कहा जाता है, मैं समझा देता हूं। सेनेट और ये अपर लेजिस्लेटिव, ये दोनों हमारे यहाँ पाकिस्तान की अपर लेवल की ईवान कहलाती हैं, जिसको आप ईवान बाला भी कहते हैं। तो इस जुमले का, इस सेंटेंस का मतलब यह है कि वो चीज इन दोनों ईवानों से गुजरी हो, फिर बनकर आगे वो फाइनलाइज हो। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ईवान बाला सिर्फ सेनेट में वो आपका कोई भी मामला गया, कोई भी केस गया, कोई कानून बनने के लिए गया या उधर बनाया गया, और वो दूसरी अपर लेजिस्लेटिव ईवान के अंदर नहीं गया, तो वो फाइनलाइज नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही, जिसको जैसे आप यूं कहते हैं ना कि भाई ज्वाइंट अकाउंट होता है, सिंपल एग्जाम्पल समझाने के लिए दे रहा हूं। तो ज्वाइंट अकाउंट में क्या है, एक बंदे के सिर्फ साइन कर देने से या वहां हाजिर हो जाने से उसको रकम नहीं मिलती, जब तक दूसरे की भी परमिशन ना हो, तो वो होती इसीलिए। तो ये दोनों ईवान बाला की के बगैर कोई भी काम फाइनलाइज नहीं होगा, दोनों ईवानों में उसका जाना जरूरी है, जिसको मौलाना बड़ा चीखते रहते हैं और बहुत समझाते रहते हैं। अगर फिर भी हमें नहीं समझ आता तो बड़ी खतरे की बात है कि ये दोनों ईमानों के अंदर जाकर फिर फाइनलाइज होती है। जैसे हमारे मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल था, वो इन तमाम दोनों सेनेट से भी और ये अपल इस ईवान से भी, दोनों से पास हो गया, लेकिन सरकार फिर भी उस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं, और मदारिस के मामले को उन्होंने
फंसा के रखा हुआ जानबूझ के, गलत किया हुआ ये। तो इसका यही मतलब है। वैसे इसको खालिस उर्दू के अंदर जो है ना ईवान मुकन्ना कहा जाता है। हाँ, क्या कहते हैं उर्दू में? ईवान मुकन्ना। मुकन्ना यानी कि ईवान बाला, आसान लफ्ज में जो ऊपरी ईवान होती है, ऊपर की सेनेट होती है, वहां से कानून साजी होना जरूरी होती है। तो इन दोनों इदारों के मिलकर जो है ना फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट उसको आगे जो है कुछ ना कुछ जो भी बनाना होता है वो करती है। ब्रेक नहीं देना भाई, ये पेपर चेक कराने मैंने। अच्छा भाई, टाइम हो रहा है 1:08। पहले मैं आपको पेपर चेक करा देता हूं। जगह पे बैठे रहो ना, क्या हुआ? सीआर इधर आ जाओ बस। आप करेंगी? Students are not allowed to distribute the papers. वैसे तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। हाँ, फिर आप तो want help then आप करो। ठीक है, हाँ सही। बस ये आधे आप ले लें। कितने हो रहे हैं आधे? आधे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। जोहा काजिम। अच्छा, पेपर आपके हाथ में आ जाए ना, तो अगर कोई भी करेक्शन है, नंबर मिसप्लेस हुए, कोई भी इशू है ना, तो वहां पे क्या करना है, आपने चिड़िया बना लें। जो लड़के हैं वो चिड़ा बना दें, तो फिर हम उस पर करेक्शन कर देंगे। जोहा। मोहम्मद अली नवाज खान। आमना खुर्रम। आमना खुर्रम नहीं है। हानिया। आयशा असद। आयशा असद नहीं। रिजा अली। रिजा। पास अभी नहीं हो, जब फाइनल और सीपी होगा ना इंक्लूड, आप फिर लगा लें 25 का। 30 में से 16 तो 25 में से फिर 14 होगा। सम्मान असलम। समन। अरीबा नौमान। अरीबा। मुजना सगीर। मुजना। मुजना सगीर नहीं है। सैयद आसन नईम। आसन। आसन कहाँ है? आसन कहाँ है? फिजा अयूब। अशना असलम, ये उनको देते हैं। अशना। बिस्मा उस्मानी। बिस्मा ना। फिल्जा इमरान। फिल्जा। फिल्जा। आयशा उवैस। आयशा उवैस। सुनीहा, ये क्या है? सुनीबा। सुनीबा। सुनीबा मोहम्मद अशरफ। सना तारिक। सुनीबा। सुवैबा। सुवैबा। सना तारिक। हाँ भाई, तीर मारे तुम लोगों ने तो। सबा। 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 सबा भी नहीं। बुशरा सलीम। बुशरा। बुशरा सलीम। इसने वाह भाई, चीते
चीते लोग यहाँ बैठे हैं। खामोश हो जा ताकि आवाज आ जाए। अब्दुल्ला हुसैन 25 में 13 ऐसे ही होते हैं। हाँ ना, तो पास है ना, ये पास होते हैं। 13 होते हैं 25 में से। 12 वाला भी पास ही होता है, 12 का अलग। टोटल कितने नंबर है? 2 कम है। चिड़ा बनाओ वहाँ पे, जहाँ पे कम है ना पेंसिल से बनाओ। फर्स्ट पेज पे भी बनाना हो। भाई नाम सुन लो गौर से, खामोश हो जाओ। 12 नंबर भी पास ही होता है 25 में से। क्या चीज? पास ही होते हैं वो। अच्छा, हाँ ना। हमारी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। आपकी फीलिंग को मैं क्यों समझूंगा भाई, मैं तो मर्द हूँ, मैं क्यों समझूँ? मर्द की फीलिंग समझता है ना। वो गलत समझ रहे हैं फिर। हाँ जी। हाँ क्या कह रहे? पासिंग मार्क्स तो 12 होते हैं ना 25 में से। हाँ हाँ सर, एक मिनट आ रहे हैं। इशू है ना, उधर पेंसिल से बनाओ, चिड़िया बनाओ। जिसमें है ना उधर पेंसिल से बनाओ। नहीं ना, एक सेकंड में पेपर पे देख के अभी बता देता हूँ। और जिस क्वेश्चन में आपको है ना इशू, यहाँ पे भी पेंसिल से निशान बनाओ। तो मैं इसको रीचेक करता हूँ, मैं अभी देख के बता रहा हूँ। 13 मार्क्स 3 मिस्टेक्स करी है। नहीं 3 आपने 3 अच्छा, तो पेंसिल से बनाओ ना, मैं अभी रीचेक करता हूँ ना फिर। जहाँ पर इशू लग रहा है वहाँ फिर पेंसिल से कहीं भी कुछ बना दो, जहाँ तुम्हें लग रहा है ना, मैं उसको करता हूँ फिर देखता हूँ। तो हम लोग कैंपेनिंग वगैरह करें। कितनी देर करना है? 3 से 4 मिनट कर ले, ठीक है। नहीं थोड़ी देर देखने दें, पेंसिल से ये लोग निशान बनाएंगे, मैं थोड़ा पेपर डिस्कस कर दूं ना इनसे। सर वो ये कह रहे हैं कि आपने थोड़ा सा रीचेक किया, उसको ठीक कर देगा। भाई थोड़ी देर खामोश हो जाए, जरा 1-2 मिनट ये बात कर लें आपसे। कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे का पेपर ले सकता है। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट आपके पास आता है तो आप खुद उसको निकाल बिल्कुल ऐसी है यार, हम लोग लेक्चर हो रहे हैं और आप लोग, मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं बार-बार ये बातें तो करूँगा, चाहिए मैं आप लोगों को क्या चीजें दूंगा, मतलब आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें करेंगे, क्या हूँ मैं, क्या हमारा गोल है सीख में। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उस चीज के लिए वोट करो जो आपके लिए जो है ना बेनिफिशियल हो, वाइज हो, और जो है ना कोई ऐसे डिसीजन ना ले कि जो है ना वो एक किसी को जो है ना फेवरेटिज्म करे और किसी को जो है बिल्कुल ही छोड़ दे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मुझे अगर आप लोगों ने देखी मेरा सिंपल गिटार है, आप लोग आके मुझे डायरेक्ट अप्रोच करो, ऐसे कोई हेजिटेशन नहीं रखना कि यार मैं इससे डायरेक्ट जाके तुम बात करो या ये वो, जैसे लड़कियों को होती है। तो आप लोग डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट आके बात करो, कोई भी इशू है, कोई भी बात है, कोई भी चीज है, आप डायरेक्ट आके मुझसे बात करो। आई विल वेलकम यू
और आप ये जो भी चीजें हो और सारी चीजें को सॉल्व करेंगे। मेरा सिंगल गिटार है एंड हम आपको ठीक, सही। मेरा नाम संगीना, आपका पेपर मैंने देख लिया था, मैंने पहले देख लिया था। सही है, कोई इशू तो नहीं है उसमें? नहीं। ठीक है जी। देखिए बात कोई सवाल है? हाँ नहीं है सर, यहाँ पे क्लास में मेरे आपके दोस्त हैं, आप उनसे उम्मीद से आपको हसन है उससे आप पूछ सकते हैं। और ये भी पढ़ाई जानते हैं, वो भी जानते हैं। आपका नाम मोहसिन, तो आप सर मुझे आपसे पेपर के मुताबिक बात करनी थी। बेसिकली क्योंकि ये सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो इनके लिए ये होता है कि ये सारे हर तरह के बैकग्राउंड से भी आए हुए होते हैं। यूजली इनके सारे वो बच्चे जो इंटर में बहुत अच्छे से पढ़ नहीं सके तो 9 मैट्रिक अच्छे से स्कोर नहीं कर सकते। इनके पेपर्स हमेशा इनके मुताबिक और इनके पैटर्न के मुताबिक बनाया जाता है। अगर आप इनके कंज्यूमर बिहेवियर के कम्युनिकेशन स्किल्स के पेपर देखें जैसे वो बहुत आगे के कोर्सेज हैं तो बिल्कुल इनके लेवल से भी बिल्कुल नीचे जाके पेपर बनते हैं। जैसे मैं मेरे पास जी बस तुम लोग बैठो, मैं अभी बात कर रहा हूँ। पेपर मैंने पकड़ा है, डिस्कस करते हैं। इनकी टाइमलाइन का सीन ये होता है कि इन लोगों की टाइमलाइंस वगैरह डेट्स वगैरह कभी भी एमसीक्यूज और प्रैक्टिस नहीं दी जाती क्योंकि ये बच्चे उनको कभी भी वो कर ही नहीं पाते। इनके ना इनका तो मैकेनिक्स इतने ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली कि यहाँ पर नहीं तो ये सारे से कोप नहीं कर सके, इस वजह से इनके मार्क्स रहते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर्स भी होते तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। जैसे मैम सन्ना है जो मुझे PhD पढ़ाती हैं तो इनसे कौमी कराना पूछ लेती है या फिर नेशनल थ्योरीज पूछ लेती हैं तो वो इसमें कोप कर जाती है। अगर ये इसमें कोप नहीं कर पाएंगे कि बैटरी नीचे गिरा होगा तो ये इतने मुश्किल क्वेश्चन आंसर से कभी भी अटेन नहीं कर पाता। अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट भी होगा ना तो वो डेट्स में आकर हमेशा कंफ्यूज हो जाएगा कि इनकी प्रैक्टिकल कोर्स ठीक है। नहीं मैंने कहा मैं बस आपको नहीं अच्छी बात है ना। सारे बच्चे ना बहुत परेशान हो रहे थे, इनफैक्ट मैं खुद भी हो गई थी लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ इस वजह से अगर आप उनकी पेपर से डिसअपॉइंटेड हो तो इस वजह से ये सारे बच्चे जो हैं इतना ज्यादा उस टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, इंशाल्लाह इसको हम फेवर देंगे स्टूडेंट्स को बिल्कुल। अच्छा भाई स्टूडेंट जरा 2-3 मिनट मुझे दे दें, बैठ जाए अपनी सीट पे ना। हाँ मैं फिर बात कर रहा हूँ सब। अच्छा भाई देखो बात ये है कि आपका ये क्वेश्चन पेपर है मेरे हाथ में ना, इसमें देखो एमसीक्यूज 10 मार्क्स के थे और इवेंट्स ईयरली इवेंट्स आपको दिए हुए हैं, ईयरली इवेंट्स दिए हुए ना। और इसमें खुद देखो आपको डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि ये ईयरली इवेंट्स किससे रिलेटेड हैं। और मैंने आपको 12 बताया था इंपॉर्टेंस में कि भाई ईयरली इवेंट्स को बहुत ज्यादा फोकस करना है, उसको देखना, ठीक है। और मैंने खुद ये ईयरली इवेंट्स आपको दिए हुए इधर, कितने दिए हुए? 10। तो अब आपने सिर्फ 5-6 याद करने थे बस। पेपर बहुत इजी था, सुन लो मेरी बात। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ईयरली इवेंट से रिलेटेड है और आंसर पहले मौजूद है। और ये मैं अब इसलिए बता रहा हूं कि ये मैं पेपर से पहले नहीं बता सकता था आपको। सर ये देखें, ये 2 MCQ। आप नेक्स्ट पॉइंट सुनो। ये देखें, ये हाँ वही तो सुनो। अब नेक्स्ट पॉइंट सुन लो, वो ये था कि आपको सेकंड क्वेश्चन दिए गए लॉन्ग क्वेश्चन लेंदी और थर्ड आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना आपके पास, ये तो पूरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही है। जो आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज है वही सारा इसमें आप लिख देते ना अगर तो यही तो मैंने आपको कहा था कि आपने ईयरली इन पर जो है फोकस करना है। ईयरली ईयर्स जो ये थे ना इवेंट्स के, ये आप करेक्ट करते हैं, पास हो 2 मार्क्स है इसमें, मेरे 11 मिले 13 हो जाएंगे। ये देखें आपने ये गलत किया। अबे भाई 11 भी पास होता है, किसने बोला फेल होता है? सर 25 में से 11 10 भी पास होता है। 13 भी जाए। ये देखें तुम्हें जहाँ अच्छा भाई जिनको जहाँ पर कोई इशू है ना उस आंसर पे पेंसिल से कोई निशान बनाए और फर्स्ट पेज पर भी बनाए। सर ये देखें, मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ अभी थोड़ी क्लास के बाद, ठीक है? लिखती है सर रीचेक अगेन। और यहाँ पे मैंने 2 निशान 13 नंबर। हलवा पेपर था बेटा, हलवा।
नेक्स्ट हाँ यहाँ लिख दो मेन पर, मैं समझ गया, यहाँ पर लिख दो ना, मुझे यहाँ से नजर आएगा। लिख दो पेंसिल से। हाँ क्या चीज? 1.5 लाख मतलब 150,000 की था। एंड सेकंड क्वेश्चन था किस चीज का, ये समझ नहीं आया। तो वो ये था कि क्वेश्चन 2 यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना था, बस ये उसके लिए मैंने। चलो आप पेंसिल से बनाओ ना, या निशान बनाओ पेंसिल से। हाँ हाँ, तो पेंसिल से बनाओगी, मुझे पता। यहाँ भी बनाओ और यहाँ पर भी, इस क्वेश्चन नंबर 3 पे ना, क्वेश्चन नंबर 3 पे इधर भी बनाओ। बस सही किया, ठीक है। हाँ जी, 3 इसलिए दिए कि शॉर्ट आंसर हमने कहा था फ्रंट बैक दोनों। हाँ लॉन्ग तो ज्यादा था। हाँ इंशाल्लाह मैं अभी जाके रीचेक करूंगा। देखो इसमें नहीं भी करा ना तो मैं आपको सीपी में करूंगा, वो मैं आपको कह रहा हूँ ना। क्या ये दिखाना कौन सा नंबर के? जे, एक सेकेंड अभी पता चल जाएगा। जे आप कह रही हैं 2 है। हाँ 1800 है, इसका भी 1800 है। वो सही है, वो क्या गलत है? मेरा गलत कर दिया। नहीं उनका गलत है, सही है। उसका सही है तो वो गलती से करा होगा ना, यही तो बात, यही तो चीज पकड़नी होती है। वहाँ पेंसिल से बनाओ ना कि एक नंबर मेरा गलत रह गया है। हाँ 1800 सही है, 1800 सही है, 1800 सही है। उसको करेक्शन करते हैं। 1800 तो ये कौन से का लिखा है? जे का, ये सही है। इसको पेंसिल से बनाओ, ये मेरी गलती हुई है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही चीज देखने की। पेंसिल से बनाओ, देख लेता हूँ। तो उसको पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से वहाँ भी बनाओ, मैं इसको देखता हूँ। अभी करके तो गए, वो अलग थी। अच्छा अभी ये लोग काबू में नहीं आएंगे, मेरा ख्याल है 5 मिनट बाद आप आए तो मैं काबू कर लूंगा, पेपर लेके ना इनसे। चले आप कर लें। थैंक यू। इतना अच्छा आंसर लिखा है, ऐसा किसी ने नहीं लिखा। आपने मुझे 8 मार्क्स दिए। कौन से के? हाँ ये पेंसिल से बनाओ इसको, तो इसको मैं रीचेक करता हूँ। यहाँ भी बनाए, ये मैं ये इसको चेक करता हूँ। बिल्कुल कुछ भी निशान बना दो, चिड़िया बना दो। 10 भी मार्क्स किस सवाल में ये लिखा? आप सबके आगे लिख दिया, जिसके जो सवाल है ना उसका आगे मैंने लिख दिया। ठीक है, हो गया, चेक हो गया। चले भाई, अगर पेपर कंप्लीट चेक हो गया तो रिटर्न करें आप। क्या हुआ? हाँ ना, देख लो, लेकिन मुझे वापस करना है। जी जी, अभी अभी आपके सामने। भाई 2 मिनट बैठ जाओ, सब जगह पे बैठ जाओ। सही है। अटेंडेंस फर्स्ट आपकी रह गई है, अभी लगाता हूँ। फर्स्ट लिए, सेकंड आपकी लेनी है। नहीं नहीं 1600 नहीं, तो आई एम श्योर फॉर 1600 आंसर इसका। आई एम वेरी श्योर, आप इसे साइन करवा लें। ये लैंडेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। चलो तो पेंसिल से बनाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे पता होता है सर, उसके मैं बिल्कुल ईमान रखती थी, वो सही है। जी जी, चले भाई। हाँ जी, हाँ जी,
एंड के अंदर अगर आप बोल रहे थे प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ है, आप लोग भी इसको सपोर्ट करें, मतलब कुछ खास अच्छा आप हैं, ये बीच में खड़ा है जाम शर्मा, ये लड़का जो है, अच्छा फैशन का है, इनका वो क्या है, लोगो वगैरह क्या है, ड्रैगन, ड्रैगन है, अच्छा चलो। तो आप इनके अंदर अगर कुछ बोलेंगे तो बहुत यार एक सेकंड लिए अटेंड करो प्लीज, इस पर सुन लो। So, मेरा जो ड्रैगन है, and when I need to vote for me, because मैं ये चाहता हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में आया था यहाँ तो मुझे बहुत सारे इश्यूज और अभी जो मतलब कैंडिडेट वगैरह जो सर वो सारे ना मतलब तकलीफ नहीं है, ये टाइम पास फालतू चीजें। तो ये हो किस चीज़ के लिए भाई? सब इलेक्शन हो रहा है फैशन वगैरह के ना, अब हमेशा ना 6 साल से मार्केटिंग के ही बच्चे आ रहे हैं, और इस बार ना पहली बार फैशन का करा हुआ है, इससे ना फैशन में फायदा है कि बच्चों को सपोर्ट करेगा, और ड्रेपिंग रूम वगैरह बनाएगा, जो मैंने कह दिया कि क्रॉकी होती है वो अब कहीं भी रख देते हैं, उसके लिए रूम्स बनवाएंगे, क्लीनिंग करवाएंगे, मशीन नहीं करवाएंगे। अब इसमें वो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं करें, हम इंजॉय करवाएंगे, अगर इंजॉय भी करवाएंगे साथ में ये भी काम होगा, हाँ कुछ दोनों चीज़ें होगी। बिल्कुल हाँ ठीक है। 2 मिनट सुन लो भाई। टीचर्स के लिए, उसके अलावा डिफरेंट और भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे फ्रेंड को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आप लोगों को इंटर्नशिप किया कर प्रोवाइड करेंगे। वकास का गोल्डन नंबर था, वो लेकर वकास से जैसे बहुत सारी स्पेस स्टार्ट है, वकास को कोई क्या क्या बता, वकास का ऑलरेडी कोई है, तो आने वाले आगे जो बच्चे हैं उनके लिए वो चाहेंगे वो सेम प्रॉब्लम फेस ना करें वकास में, ठीक है ना। तो उसके लिए वकास का इनिशिएटिव लेगा, वकास ये इनिशिएटिव लेगा कि आप लोग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो जो प्रॉब्लम्स हजार कंट्री स्टार्ट में हजार प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको हम लोग कंप्लेन करते हैं एप्लीकेशन और चीज एक सम पॉइंट जाकर ना हाईलाइट हो जाएगी, तो ये सब कोई सही सॉल्यूशन निकलता है, एक पैटर्न है, चीज ऑर्गेनाइज हो रही है। ये करना चाह रहे हैं कि प्रॉपर कंप्लेंट बॉक्स सॉल्व करना चाहते हैं, जिसकी जो कंप्लेंट है वो उसमें वहां पे रजिस्टर करें, हर चीज ना हर चीज का एक सिस्टम होता है, लग सकती है वो चीज, तो वो आपका प्रॉब्लम होगा कि अगर आपने आज कंप्लेंट की तो आपकी चीज उसी वक्त उसी दिन जाके सॉल्व हो जाए, ना कि उसमें हफ्तों लगे रहे, आपको प्रोसेस को बताना है, आपको प्रोसेस ब्लॉक न करने से विड्रॉ करने में 4 तरह की सही है। तो आप जो फेस वकास में ये तो नहीं चाह रहे आने वाले दिन और बच्चे इस पॉलिटिक्स है और उसके अलावा आप लोगों को इंटर्नशिप कंप्लीट करके समझ किया विकास का मेंबर की फ्रेंड की यहां पर है समाज जनरल सेक्रेटरी प्रीवियस उसके अलावा हम आपके फील्ड से बड़ी एक्टिविटीज भी करवाएंगे, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए हम आपको वॉलंटियर के लिए टीम बनाते हैं, उसमें भी आप लोग आए, आप लोगों के सजेशन चाहिए हमें। क्या मुझे ये बताओ कि कौन कौन आ रहे होंगे और है टाइमिंग आप लोग यार ऐसे नहीं करो, मतलब हम लोग ने भी अपने टाइम पे वोट दिए हैं आकर और हम लोग चल इसको देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पेन उठा लेना, हाँ वो पेंसिल से बनाओ नहीं, ओवरऑल देख लेते हैं। हाँ ठीक है सही करनी है अभी। Because I have to increase my marks because मेरा 7th semester में भी है, मैं already 5 एक हमने असाइनमेंट आज किया है, वो असाइनमेंट नंबर 2 है ना, वन था मैं इसी में कवर कर दूंगा। कंज्यूमर बिहेवियर, पर्सनल डेवलपमेंट और नहीं अच्छी बात है, तो माशाल्लाह तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। क्या असिस्टेंटशिप चाहिए हो, अल्लाह ताला आपको भी बहुत हेल्प दे, आप हमेशा मुझ पर काम कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। अपना वोट जाए मत करो, आओ भाई आज आप लोगों ने डेमोक्रेसी पढ़ा भी है ना, जमहूरी निज़ाम होता है और एक डायरेक्टली डेमोक्रेसी है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये जो डेमोक्रेसी इधर इकरा यूनिवर्सिटी में भी इन स्टूडेंट्स की है, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ना।
अब हमें इनकी शक्ल सूरत देखकर तो जो पहले भी आए, ये नहीं हम फैसला कर सकते कि इनमें अच्छा कौन काम करेगा, लेकिन ये होता है कि बंदे का एक दिल कह रहा होता है कि यार इस बंदे को दे दो। अब वक्कास भाई थोड़ा सा जिस तरह इन्होंने बात करी है तो समझ आ रहा है, मतलब एक दिल मुतवज्जह होता है ना, तो मतलब बेहतरीन लग रहे हैं और ऐसे ही निकलना जरूरी है। अगर आप वोट नहीं डालते ना तो ये आप नुकसान करते हैं। तो पहचान करवानी है ना अपनी, खुद पहचान करवाएं। खुद के लिए नहीं खड़े हो गए ना। हाँ तो ये तो करना है। अगर खड़ा हो गया प्रेसिडेंट बन गया, इसके साथ अगर 10 लोग भी खड़े होंगे ना तो इसकी भी कोई नहीं सुनेगा, बेशक प्रेसिडेंट है, ठीक है। हाँ, पावर ताकत देने वाले स्टूडेंट्स हैं और एतराज नहीं करें, आप साथ खड़े हो जाएं कि यार चलो हम भी मिलके इसके साथ काम कराते हैं, इनिशिएट देते हैं, शुरू कराएं। ठीक है वकाल में, हाँ वोट फॉर ड्रैगन। ऑनेस्टी से जवाब दोगे। सबसे बड़ा एक पॉइंट ये साइड बाय साइड एक मिनट सुन लो। साइड बाय साइड एक एग्जांपल क्रिएट होती है कि अगर वकास जैसा अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा, सही है, क्योंकि इसके अंदर इतनी ना इसकी इतनी प्यार है ना इसका कॉन्फिडेंस, सही है, अगर इस जैसा बच्चा भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, तो दैट डजंट मीन कि इलेक्शन से उनके लिए कि जो इस यूनिवर्सिटी में बड़े पावरफुल है या इनकी बड़ी दोस्तियां हर जगह वो सारी चीजें इलेक्शन से उनके लिए नहीं है। इलेक्शन खड़ा हो सकता है, तो ये जो वाला सीन है ना कि सिर्फ रोज ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी कोई भी खड़ा हो सकता है। जैसे आप ऐसा एक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये भी हमारे जाने वाले हैं, ये भी खड़ा हो सकता है, ये भी खड़ा हो सकता है, नेक्स्ट स्टूडेंट काउंसिल के लिए। भाई ये तो इलेक्शन के लिए जो लोग खड़े होते हैं ना, हमने जो देखा ना प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में, हमारे जो साथ पढ़ने वाले तलबा थे ना, जिसमें एक स्टूडेंट ऐसा था जो हर साल फेल हो जाता था, लेकिन वो अभी MNA है, ये KPK के अंदर एक इलाका वहां का वो MNA बना हुआ है, क्योंकि वो उसको खड़े होने की आदत नहीं, वो बात करता था, बड़ा उसमें सलाहियत थी, बड़ी सलाहियत थी उसके अंदर। उस चीज से वो देखे आज MNA बना हुआ है, हालांकि वो फेल हो जाता था। तो काम कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं जितना उससे हो सकता है। देखिए ये चीज तो डिफरेंस है ना, कि जरूरी नहीं है कि अच्छा लिखने वाला वो ही कामयाब कर सके। भाई वोट तो देने सब जाओ, और जिस पे आपका दिल लगता है उस पर आप वोट दें। और इनका ड्रैगन है, ड्रैगन को दे दो बस, और क्या, ड्रैगन को दे दो। हाँ चलो चले भाई, सबका पेपर तो इशू हो गया। सर पूरी क्लास का आपने गलत चेक किया है और दोनों के दो आंसर सही हैं। ये उस पे चेक करो स्लाइड से। मैंने चेक कर लिया। दिखाओ दिखाओ सर अब मैंने दिखाओ ना, मुझे ओपन करो। इसका 16 से 15 आंसर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। दिखाओ ना, एक मार्क मिलेगा। देख लेंगे क्या नाम है, मैं दे देता हूँ। जुएबा, सुबैबा, अच्छा मैंने दिया तो था आपको। ये वकास भी आप गलत चेक किए चलो मैं देख लेता हूँ अभी उसको। नहीं गूगल से नहीं देखो, हमारी स्लाइड से। ये अटेंडेंस में हाँ ना हो सकता होता है वहाँ पर। पेंसिल से बनाओ, जिस जिसका इशू है पेंसिल से बनाओ। जाओ जगह पे जाओ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मुइस, अस्सलाम वालेकुम। एक बात करनी है आपसे, पहले मैं अटेंडेंस ले लूं, जगह पे बैठो। बात करनी है आपसे।
भाई खामोश हो जाए सारा स्टूडेंट। अब्दुल मोइस, कहाँ है अब्दुल मोइस? अब्दुल्ला हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, आयशा अब्दुल करीम, आयशा अब्दुल करीम, अलीशा शहजाद, अलीशा शहजाद, अलीशा फैसल, जगह पे बैठ जाए। आमना 505, 505, आमना 2481, आमना 2481, अनुषा अमीर, अनुषा अमीर, अरीबा फातिमा, अरीबा नौमान, अरीशा सुहेल, अशना। अरे भाई ये पेपरों के साथ क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं देख सकते इस तरह, गलत है। मुझे बताओ ना, मैं देख के निकाल के देता हूँ जी। वही तभी तो मैं मना कर रहा हूँ इनको, नहीं छेड़े। जी जी तो आप पेंसिल से निशान क्यों नहीं बना रही? इधर भी बनाए, हाँ शुरू में भी बना दे। हाँ आपका अटेंडेंस में नाम कहाँ आता है? सुबह आया करो ना, सुबह में तो आपकी एब्सेंट हो गई है। तो मुझे बताती तो रहा करो, रोजाना की बुनियाद पे सुबह बताया करो तो मैं लगाऊंगा ना। रुक जाओ, जिनकी करेक्शन का है ना इस पर्ची पे अपना नाम लिखो और वो अपना नंबर भी लिखना, रजिस्ट्रेशन। अरीशा सुहेल, अशना असलम, अशना, अशना, आयशा आमिर खान, आयशा, आयशा आमिर, आयशा असद। अरे भाई आयशा नदीम, ये जो बोल रहे हैं इसको पकड़ना पड़ा। आयशा उवैस, अब्दुल्ला को पकड़ के लिया बेनजीर, खाली डब्बे। बिस्वा उस्मानी। सर प्रेजेंट लगाया ना मेरी। क्या नाम है? अनुषा अनुषा अमीर है ये तो। फर्स्ट टाइम में कहा बुशरा सलीम, बुशरा कहाँ है? ईमान अहमद खत्री, फातिमा हसन, फातिमा, फातिमा तो ज़ारा खान, ये आई तो थी, आई तो थी। फातिमा जहरा, फिल्जा इमरान। सर मेरी एब्सेंट की मार्कशीट भी तो सेशन की। क्या नाम है? कब से बैठी हुए? आवाज लगा रहा, चीख रहा हूँ। क्या नाम क्या है? अशना, असलम। अर्चना तो ये रही। हाँ दोनों करें, दोनों। तो तुम बोल ही नहीं है ना। बोले कि सारे बच्चे पढ़े हैं, आवाज नहीं आ रही वहाँ पे। फिजा अय्यूब, हाइद रजा, हाइद रजा, हलीमा, मुझे दे दे। हलीमा घर ले जाते यार, ठीक है। सर मेरी मार्क्स देख लीजिएगा, पढ़ेंगे। सर मेरे भी देख। हलीमा, हानिया, हुंजा बतूल, हुंजा, हुंजा नहीं है। इकरा आबिद, इकरा, इकरा आसमी, इकरा नदीम, इकरा नदीम,
माहिम, मारिया, मसरूर अहमद, महक रानी, मिशाल अमीन, मोहसिन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली नवाज, मोहम्मद अजलान सिद्दीकी, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद सुमीत, मुजना सजीर। ये पेपर ले लें और पास एक बता दें कितने। 10, 12 भी 12 तो पास होता है। मुजना नीचे रखें। पलक, राबिया शेख, रिजा अली खान, रिजा, सबा, सम्मान असलम, समरीन अहमद, सना तारिक, संजना, सुवैबा, सैयद हसन नईम, सैयद मोहम्मद हसन अस्करी, सईदा ईमान, ताहा खान, जोहा कमाल, जोहा, उरूसा, उनेजा, यशाल, युसरा याकूब, जैनब, अरे मैं दे रहा हूँ भाई पेपर, आप लोग नहीं छेड़े। जैनब नहीं है, आइए जैनब आई भी है। जैनब अली ना, मैं दे रहा हूँ पेपर, आप लोग नहीं करो। जैनब अली, जारा शेख, जोहा खान, जोहा काजिम, जोया शहरियार, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ 1608। तो फिर पेंसिल से वो करो, मैं इसको सही करता हूँ। सर ऐसे नहीं होता, आपने कहा कि फौरन वो चेंज कर दिया। सर मेरे भी करे हैं। किसी का भी मैंने चेंज नहीं कहा के करा, लिखे हुए हैं, कहा के लिखे हुए हैं। उसने पेंसिल से करें खुद। वो मैंने इसमें रख दिए थे, आप आई क्यों नहीं क्लास में? चेक कराना था ना आपको, तो मैं चेक करूंगा। नाम आयशा। सर मेरे में 7 थोड़े से बढ़ा के चेक कर दे। और से ऐसे कैसे बढ़ा दूं, क्या हो गया? कहाँ है नाम देखें? एक मिनट, ये आयशा अब्दुल करीम। तो तुम आई अभी हो तो? सर मेरी बात तो सुने, मेरा कैसे सही करेंगे आप? सर आप कर देंगे, मेरे सारे थोड़े से बढ़ा के 10 पास हो जाओगा सर। खामोश हो जाए। सुने हाँ ये सर, वालेकुम। भाई बैठ जाओ, अपनी सीट पे बैठे स्टूडेंट। हाँ थोड़ी देर बैठ जाओ, 1 मिनट। अनाउंसमेंट सुन लो 1 मिनट। सुनता हूँ ना, बैठ तो जाओ। प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू। क्यों नहीं लिखे आप लोग? क्वेश्चन पेपर पे पढ़ती तो सही, उस पर क्या लिखा हुआ है कि आपने आंसर शीट पे एमसीक्यू लिखना है? नाम क्या था? नाम क्या? ज़ारा। हाँ अच्छा 1 सेकंड, आयशा और ज़ारा। मैं देख लेता हूँ, ठीक है। मैंने देखा था अभी आपके लिए। रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। आयशा और ज़ारा, क्या फेंक दिया मैंने? ज़ारा, सर अगर मेरी जीरो आएगा
पकड़ो, ज़ारा कौन है भाई? खामोश हो जाए 2 मिनट। आयशा, मैंने अंदर ही रख दिया था ना, वो तो आपने गलती करी है ना। सर मेरा भी था, लेकिन वो कहाँ से लग गया? आपके पेपर में ही होगा। ये नहीं आयशा पूरा क्या है? आयशा अब्दुल करीम। आयशा भी MCQ सही कितने हैं उसमें देखो जरा। ये आयशा नदीम। नहीं सर, आयशा करीम है। सर आपने इसमें मुझे देखें इसके अंदर है आपका MCQ का पेपर, ये रखा हुआ है ना, देखो सही उसमें मैंने टिक कितने किए हैं। 2 3 4 नहीं दिखा मुझे तो बस करो भाई। सर मेरे साथ है, आप थोड़े से दिखा के टाइप कर दो। एहसन कहाँ है? एहसन CR कहाँ है? हाँ यार आप लोग 1 सेकंड बैठ जाओ। 1 मिनट बैठो जरा, सीट पे बैठो। 5 मिनट की बात है गाइस। भाई सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुन ले। 2 मिनट आपको जो है ना उधर बैठना पड़ेगा, फिर ये मसला हल होगा आपका और दोनों का। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जरा काउंट कर लें टोटल कितने हैं ये, बस ये काउंट करना है। मैंने बताया अभी आपको फैकल्टी में मेरे साथ बैठना पड़ेगा जरा 5 मिनट, फिर इसको हल करते हैं क्लास के बाद, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि हम एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करें कि आपको सारे नहीं मतलब ठीक है, पेपर तो सही है। अच्छा कोई बात नहीं, चले अल्लाह आसानी फरमाए। नहीं ये 11 तो पास है, ये तो पास होता है।